नमस्कार यूट्यूब ज्ञान सागर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन की तरफ से 2 साल की डीएलएड कोर्स के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उसके शुरू होने वाली है, उसके लिए ही ये नोटिफिकेशन आई हुई है। आपको नोटिफिकेशन में ये क्या क्या दिया गया है मैं इसमें बतलाऊँगा। पहले ये जान लेते हैं कि डीएलएड कोर्स है क्या। डीएलएड कोर्स जो है वो आपका प्राइमरी टीचर बनने के लिए जो टीचर ट्रेनिंग होती है वो कोर्स है, जिसके द्वारा आप फिर प्राइमरी टीचर बन सकते हैं। डीएलएड कोर्स 2 साल का रेगुलर कोर्स के लिए भर्ती प्रक्रिया जो है उसके लिए ये नोटिफिकेशन निकली है। इस नोटिफिकेशन में क्या है हम लोग इसको विस्तार से जानते हैं। ये जो देख पा रहे हैं आप 26 से 28 2 साल के सेशन का ये डीएलएड कोर्स वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन की तरफ से निकाली गई है। उस डीएलएड कोर्स की एडमिशन के लिए रेगुलर मोड में और फेस टू फेस में, इसमें ओपन में नहीं है एनआईओएस की तरह। इसमें आपको रेगुलर जाना पड़ेगा, क्लास करना पड़ेगा, साथ साथ आपको प्रैक्टिस टीचिंग करना पड़ेगा। ये तमाम प्रकार के प्रोसेस होने के बाद ही आप 2 साल की डीएलएड कोर्स फेस टू फेस और या रेगुलर करके आप अपना डिग्री प्राप्त कर सकिएगा। इसमें जो है आपका अप्लाई करने की प्रक्रिया जो है 3 जुलाई 2026 दोपहर 12 बजे से शुरू हो जाएगी। एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड ये इंस्टीट्यूट जो है उसके लिए आप अप्लाई करिएगा, ना कि आप विदाउट एनी एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड जो है उसमें कभी भी भूल से आप एडमिशन नहीं लीजिएगा। उसका डिग्री का कोई वैल्यू नहीं है। ये जो दी गई है एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड, आप वेबसाइट में भी देख लीजिएगा। इसमें बताया भी गया है कि कौन कौन सा आपका इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज है एनसीटी से। वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन की वेबसाइट प्लस एनसीटी में देख सकते हैं। और लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट जो है आपकी वेबसाइट में देख सकते हैं कि कौन कौन सी जगह पर आपका हिंदी का है या इंग्लिश मीडियम का है या बंगाली मीडियम का है या संथाली मीडियम या नेपाली मीडियम का है। ये आप वेबसाइट में देख सकते हैं वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन का। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो है एज पर एनसीटी रेगुलेशन 2014 के अनुसार ही रखा गया है। आपका 50% 12वीं में होना चाहिए या इसके समतुल्य आपका डिग्री है 12वीं के हिसाब से, उसके बेस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन 50% रखा गया है, 50% से कम रहेगा तो नहीं होगा। जिन लोगों का 50% से कम है, जैसे कि 5% उसमें रिलैक्सेशन दिया गया है, वो है SC ST OBC PWD एक्स सर्विसमैन कैटेगरी वालों को छूट दी गई है। 45% होने से भी आवेदन कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है आपका यहाँ पर मुख्य चीज़ है कि वो अपना मीडियम वाइज देख लेंगे कि कौन सा मीडियम में आप अप्लाई करेंगे। अगर आप हिंदी के लिए अप्लाई करते हैं तो उस हिंदी मीडियम इंस्टीट्यूट को देख कर ही एडमिशन के लिए आप आवेदन करिएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए। और उसके बाद 100 नंबर का आपका वो पेपर होना चाहिए जो भाषा में आप जिस मीडियम में आप जाना चाहते हैं उस इंस्टीट्यूट के लिए, तो उसमें आपका 12वीं क्लास में 100 नंबर का वो पेपर होना चाहिए। आप अगर यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपका, थोड़ा आगे नीचे आते हैं। साथ ही साथ आपका ये भी बताया गया है कि ईच एप्लीकेंट मस्ट हैव आल्सो स्टडीड इंग्लिश ऑफ 100 मार्क्स एज द सेकेंड या अदर लैंग्वेज एट द सेकेंडरी लेवल। यानी 100 नंबर का अगर आप हिंदी मीडियम वाले हैं तो 100 नंबर का आपका हिंदी होना चाहिए और 100 नंबर का आपका इंग्लिश होना चाहिए। इस बात का आपका ध्यान रहना चाहिए। बिना आपका हिंदी और इंग्लिश कॉम्बिनेशन का आप अप्लाई नहीं करिएगा। अगर आप उसी तरह देखते हैं, अगर इंग्लिश मीडियम के लिए आप अप्लाई करते हैं तो एक लैंग्वेज आपका 100 नंबर का इंग्लिश 100 का होना चाहिए और एक आपका हिंदी का 100 नंबर का होना चाहिए। अगर आप बंगाली का आवेदन करते हैं तो 100 नंबर का बंगाली और 100 नंबर का आपका इंग्लिश होना चाहिए। क्लियर। इसके बाद जो है आप जो आवेदन करिएगा सरकारी कॉलेज के लिए भी आप आवेदन करिएगा, साथ साथ आप प्राइवेट के हिसाब से भी आप आवेदन करिएगा इसी फॉर्म के जरिए। जैसे कि कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट है एनसीटी से रिकॉग्नाइज है उसमें भी आप आवेदन कर सकते हैं और कोई गवर्नमेंट में भी आप आवेदन कर सकते हैं। किंतु आप याद रखिए, अच्छा ST ST OBC जो है SC ST OBC वो वेस्ट बंगाल का ही होना चाहिए। अदर स्टेट का रहने से आपको रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, रिजर्वेशन नहीं मिलेगा और रिलैक्सेशन एज रिलैक्सेशन भी नहीं मिलेगा। यहाँ पर मैं बताने जा रहा था कि हाँ, सरकारी इस कॉलेज का अगर आपका एडमिशन होता है तो उसमें आपका फ़ीस बहुत ही कम लगेगा। आपका लगभग 20,000 के अंदर में, खूब ज़्यादा से ज़्यादा 25,000 के अंदर में 2 साल का कोर्स हो जाएगा। वही अगर प्राइवेट में अगर करते हैं तो आपको 1 लाख के ऊपर तक जा सकती है। ये जो है रिजर्व की बात कर रही हैं। इसके बाद आगे आइए।
अच्छा, अब मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि किस तरह से आपको एक इंस्टीट्यूट में आपका रिजर्व के हिसाब से जो जो जनरल वालों का, फिर उसके बाद रिजर्व कैंडिडेट वालों का और उसके साथ अन्य कैंडिडेट को मिला करके उस जगह पर एक सीट बनती है। जैसे मान लीजिए 50 एक सीट बनती है, 50 का ही सीट बनती है लगभग सभी जगह पर। कोई जगह होगा तो 100 बनेगा, किंतु 50 का ही सब जगह का सीट्स होती है। तो 50 में एससी का कितना उस सीट में हकदार बनेगा, एसटी का कितना बनेगा, ओबीसी का कितना बनेगा, जनरल वालों का कितना बनेगा, मैं आपको इसके हिसाब से बतलाता हूँ। जैसे कि जनरल वालों का एक मैं आपको फोटो के द्वारा दिखाता हूँ, जिससे कि आप क्लियर कर लीजिएगा कि उस जगह पर मेरा कितना सीट मिलेगा। ये जो देख पा रहे हैं आप कि 100 सीट का हिसाब से अगर पकड़ते हैं, उस जगह पर मान लीजिए 100 सीट है, ठीक है। तो 100 सीट में 55 सीट हो गया आपका यूआर वालों का, ईडब्ल्यूएस का हो गया 10 सीट, ओबीसी का होता है 7 सीट, एसटी का है 6 सीट और एससी का है 22 सीट। तो इस तरह से टोटल मिला करके आपका 100 हुआ। अगर 50 का सीट है तो 50 का सीट में आपको 100 55 का आधा हो जाएगा इसका। तो यहाँ पर आपका यहाँ पर आपका 27 से 28 के बीच में सीट बनेगी, और यहाँ पर आपका 5 सीट बनेगी, और आपका यहाँ पर आपका 7 का आपका आधा हो जाएगा, 4 धर लीजिए, यहाँ पर आपका 3, यहाँ पर आपका 11। इस तरह से सीट बनेगी। इसमें आप लोगों को अब कैसे मेरिट बनेगा इसके ऊपर भी ध्यान रखना है, या एडमिशन किस तरह होगा मैं उसके बारे में बताता हूँ। अच्छा, ये जान लीजिए कि इसमें एज लिमिट कितना है। एज लिमिट जो रखी गई है आपका मैक्सिमम आपका 40 साल, और जनरल कैंडिडेट वालों का नहीं, जनरल कैंडिडेट वालों का आपका रखा गया है एडमिशन सेल भी 35 ईयर्स फॉर जनरल कैंडिडेट्स, और 40 ईयर्स फॉर SC ST कैंडिडेट्स एंड 38 ईयर्स ऑफ OBC कैंडिडेट, वाइल फॉर PWD कैंडिडेट्स इट सेल भी 45 ईयर्स। तो इस तरह से आपका एज लिमिट रखा गया है। इसके बाद ये जो हो गई। अच्छा, आप लोगों को मैं बतला रहा था कि एडमिशन कैसे होगा। आप जो 10+2 यानी 12वीं क्लास में जो आप मार्क्स पाए हो, उसके बेस पर आपका एडमिशन होता है। तो एडमिशन के लिए सबसे पहले आपका किस तरह से कैलकुलेशन किया जाएगा या किस तरह से आप अपना फॉर्म में भरिएगा, इसमें दिया हुआ है। मैं आपको लेके चलता हूँ इसका एग्जाम्पल में जो दिया हुआ है। ये देखिए, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। लैंग्वेज 1 60, लैंग्वेज 2 81, पॉलिटिकल साइंस 68, ज्योग्राफी 82, हिस्ट्री 62, फिलोसफी 74, EVS 88। EVS को काउंटिंग में नहीं लीजिएगा क्योंकि ये नॉन एन इलेक्टिव सब्जेक्ट है। बाकी आप जो भी विषय है उसको आप बेस्ट ऑफ 5 चुन करके उसमें 5 से डिवाइड करिएगा, आपका परसेंटेज बनेगा। उसके बेस पर अब मैंने जो आपको बताया था कि जैसे कि 22% SC का है, उसके बाद आपका OBC का 7% है, और बाकी कैंडिडेट लोगों का जिस तरह से बनाया हुआ है उस तरह से उन लोगों का कैंडिडेट का सीट उतना बनेगा, और उस सीट में ही कंपटीशन होगा। जनरल वालों का सीट में जनरल वालों का कंपटीशन के मेरिट के हिसाब से बनेगा एडमिशन, और SC वालों का SC के हिसाब से उसका जो मेरिट बनेगा उसके हिसाब से अलग से लिस्ट निकलेगा, उसके हिसाब से एडमिशन होगा। ST वालों का अलग और EWS वालों का अलग, इस तरह से सबका बनेगा। फिर उसके बाद जो है एप्लीकेशन फ़ीस जो है आपका जनरल वालों का 1000 रुपये लग रहा है, और SC ST PWD वालों को 500 रुपये लग रहा है, OBC वालों को 750 रुपये लग रहा है। रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन एडमिशन, इनकम्प्लीट, इलिजिबिलिटी या फॉल्स फील्ड आप कर रहे हैं तो आपका कैंसिल हो जाएगा। जो बोर्ड आपका यहाँ पर बताया जा रहा है कि the board reserves the right to cancel any application at any stage in the process and procedure before or after admission, even the application is validated by the concerned institute and constitute admission upon the approval of board has been made। अगर आप फेक बोर्ड से पास करके एडमिशन के लिए आवेदन कर रहे हैं तो उस समय पकड़ाने पर आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये चीज़ दिया गया है।
यहाँ पर आपका लोड क्या क्या करना पड़ेगा अपलोड में, वो सब बताया गया है, वो मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड विथ द एप्लीकेशन, एडमिट कार्ड ऑफ द माध्यमिक परीक्षा और इट्स इक्विवेलेंट एज प्रूफ ऑफ एज के लिए, मार्कशीट ऑफ हायर सेकेंडरी 10+2 और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, फोटोग्राफ ऑफ द एप्लीकेंट, स्कैन सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट। तो ये सारे चीज़ों को मैंने आपके समक्ष डीएलएड के एडमिशन प्रोसेस के बारे में बतलाया। आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो जरूर से जरूर वीडियो को लाइक, और अपने जो दोस्तों को आप ये डीएलएड कोर्स के लिए इच्छुक है करने का तो उन्हें जरूर से जरूर शेयर करें, और अच्छी लगी हो जानकारी तो लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने सुनने के लिए।